हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स का टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। देखिए, डिमांड के बारे में हम सब ने पढ़ा है कि जो डिमांड होती है वो एक पर्सन करता है जब वो विलिंग टू बाय होता है, जब एबिलिटी टू परचेज होती है उसकी, और कब एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो डिमांड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मार्केट डिमांड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? तो aggregate demand can be defined at the sum total of demand for all goods and services in an economy during a year that people wants to purchase। तो अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो टोटल डिमांड होती है किसकी चीज़ों की, फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज है उनका जब एक इकोनॉमी में डिमांड की जाती है तो हम उनसे क्या कह देते हैं? एग्रीगेट डिमांड कह देते हैं। यानी कि जो एक इकोनॉमी में पर्सनस हैं, पीपल हैं, अगर वो सारी ही जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं पर्टिकुलर एरियर में, तो वो हमारी क्या हो जाती है? एग्रीगेट डिमांड ऑफ ईयर। यानी कि एक साल में जितनी भी डिमांड हम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, वो हमारी क्या कहलाती है? एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो हम इसको दो लेवल्स पे पढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल और इनकम लेवल। जनरल प्राइस लेवल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशनशिप था, नेगेटिव रिलेशनशिप था, उसी हिसाब से हम समझ सकते हैं। जनरल प्राइस लेवल रेफर्स टू द प्राइस प्रिवेलेंट इन द इकोनॉमी। तो जितना भी प्राइस चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का किसी इकोनॉमी में, वो क्या हो गया? हमारा जनरल प्राइस हो गया। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल। तो कैसा रिलेशनशिप होगा इसमें? जैसे डिमांड और प्राइस में एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस में भी नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो हम इसको अगर ग्राफ से शो करें तो प्राइस लेवल हमारा इधर आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड हमारी इधर आ जाएगी। तो वैसे ही जैसे डिमांड इनवर्स रिलेटेड होती है प्राइस से, वैसे ही इसमें क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इनवर्स रिलेटेड है जनरल प्राइस से। अब बात कर लेते हैं इनकम लेवल की। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमिक एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो हम सब जानते हैं कि जितनी ज़्यादा अगर किसी पर्सन की इनकम होती है उसकी डिमांड उसके हिसाब से बढ़ती जाती है, और जितनी एक पर्सन की इनकम कम होती है तो उसका जो कह सकते हैं डिमांड है वो उतनी ही कम होती है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो इनकम और डिमांड है वहाँ पे कैसा रिलेशनशिप होगा इनका? पॉजिटिवली रिलेटेड होंगे। सो इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर इवन इफ देर इज नो इनकम, डिमांड इज देयर। देखो, हम जानते हैं कि अगर बाई चांस इनकम नहीं है किसी पर्सन की, फिर वो डिमांड तो करेगा ही, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसीलिए कभी भी जो एग्रीगेट डिमांड है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होती, हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है। जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर मान के चले हमारा इनकम लेवल जो है वो जीरो है, बट हमारी डिमांड तो रहेगी, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ कंजप्शन रहता ही है, चाहे इनकम हमारी जीरो ही क्यों ना हो। हमें खाने के लिए तो आपने पढ़ा है ना, फूड, शेल्टर और क्लोथ्स के बारे में, कि वो तो हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं, चाहे इनकम हो चाहे ना हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इनकम लेवल के साथ कैसी है? पॉजिटिवली रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि दो तरह की इकोनॉमी होती है। एक होती है हमारी क्लोज इकोनॉमी, एक होती है हमारी ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी वो होती है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते फॉरेन कंट्री से, वो क्लोज इकोनॉमी होती है। यानी कि जो कुछ भी है उनका क्या है? विद इन कंट्री होता है, वो बाहर से कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। और ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिनका बाहर फॉरेन कंट्री से रिलेशनशिप होता है, इंपोर्ट भी करते हैं और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो क्लोज इकोनॉमी में होते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि सी प्लस आई प्लस जी, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर जितना खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करते हैं जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं वो, प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्च करती है किसके ऊपर? फॉर पब्लिक बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करके क्या बनती है? हमारी एग्रीगेट डिमांड बनती है। बट अगर हम बात करें ओपन इकोनॉमी की, तो ओपन इकोनॉमी में हम ऐड कर देते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी। यानी कि किसको ऐड कर देते हैं? हम नेट एक्सपोर्ट को। यानी कि ओपन इकोनॉमी में हमारी एग्रीगेट डिमांड हो जाती है सेम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो एक कंपोनेंट ऐड हो गया वो है नेट एक्सपोर्ट, जो कि कैसे निकलता है? जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं।
कंजप्शन के बारे में हमें पता ही है कि ह्यूमन बींग्स परचेज एंड यूज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। जितने भी तरह के खर्चे वो करता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, वो क्या होता है, हमारा कंजप्शन होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं कैपिटल गुड्स पे, और हम कह सकते हैं फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, लाइक मशीन्स पे हम खर्चा करते हैं, या फिर हम कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर हम किसी चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि आने वाले फ्यूचर टाइम में वो हमसे उससे क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। फिर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंड to run the administration of the country, defense and to make investment in public enterprises and social welfare। तो हमें पता है गवर्नमेंट कई तरह के खर्चे करती है सोसाइटी के भले के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए, तो वो सारा किस में ऐड हो जाता है, हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। नेट एक्सपोर्ट तो पता ही है किस किस के बीच में डिफरेंस है, हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस हो जाता है हम क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल और शेड्यूल की। यानी कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल होता क्या है। हम जानते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो किस पे डिपेंड है, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे, कि जितना ज़्यादा आपका इनकम होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी लोगों की, उतनी ज़्यादा हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। तो अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की, तो हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट, मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड इज देयर इवन इफ इनकम इज जीरो। हम जानते हैं कि डिमांड तो कोई भी पर्सन करेगा ही करेगा, चाहे उसकी इनकम जीरो है तो भी, क्योंकि हमें बेसिक नीड तो कंप्लीट करनी ही करनी है। जब तक तो कोई इंसान जिएगा तो उसको अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए एक्सपेंडिचर तो वो करेगा ही करेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे हमारी डिमांड तो बढ़ती है, पर उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी की इनकम बढ़ती है। सो एज इनकम राइजेज डिमांड विल राइज, बट आफ्टर अ हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। एक टाइम बाद वो क्या करते हैं, अपना कुछ इनकम का पार्ट सेव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो उनकी नीड्स होती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है एक टाइम के बाद। तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल देखें इधर, तो देखिए ये हमारी इनकम है, ये हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है जिसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो देखिए जब हमारी इनकम जीरो थी तब भी हमारा कंजप्शन हो रहा था, क्योंकि बेसिक नीड पूरी होनी थी, और ये हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो कुल मिला के हमारा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो रहा था, एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, वो कितना हुआ, 200। हमने इस शेड्यूल में क्या किया है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, यानी कि 100 ही रखा है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे देखिए हमारा कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है। पर एक टाइम बाद आप देखेंगे कि जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ रही है पर कंजप्शन इतना हो नहीं रहा है। अब जैसे देखिए जब इनकम हमारी 400 थी तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड थी वो भी हमारी 400 थी। जैसे जो हमारा कंजप्शन था वो 300 था, इन्वेस्टमेंट 100 थी, तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड थी वो कितनी थी, 400 थी। बट आफ्टर 400 जब हमारी इनकम 500 हुई तो हमारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ा, पर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, ना ही हमारी एग्रीगेट डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी। अगर हमारी 500 इनकम थी तो हमने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड हमारी 450 हुई, यानी कि जो 50 रुपीज़ है वो क्या कर रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक टाइम बाद क्या हुआ है कि हमारी जो इतनी भी कह सकते हैं कि नीड्स थी, या जो जितनी भी हमारी ज़रूरत थी वो पूरी हो चुकी है, और उसके बाद हमने सेव करना स्टार्ट कर दिया है। अब ऊपर दिए हुए जो हमारा डिमांड शेड्यूल है उसी के थ्रू हमने क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ किया है। इस ग्राफ में देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग में हमारा क्या हुआ था, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर था 100 था, जबकि हमारी इनकम क्या थी, जीरो थी। एक बात मैंने आपको बताई थी कि कभी भी जो हमारी कंजप्शन होगी वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि कंजप्शन कुछ ना कुछ होता रहता है, चाहे हमारी इनकम जीरो हो तब भी, क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ बेसिक नीड हमेशा रहती ही रहती है, ठीक है। This is because some consumption definitely take place to fulfill survival needs even if there is no income। इसलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, हमने देखा कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती गई हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ता गया। एक टाइम तक हम ऐसा था कि हमारी इनकम और हमारी जो एग्रीगेट डिमांड थी वो दोनों इक्वल होगी, कहाँ पर, 400 पर। यानी कि 400 जब तक हमने 400 करोड़ अर्न किए तब तक हमारी इनकम और जो हमारी एग्रीगेट डिमांड थी वो क्या रही, इक्वल रही। सो expenditure increases with increase in income and there is a positive or direct relationship between income and aggregate demand। अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे देखिए हमारी इनकम बढ़ती जा रही है हमारा कंजप्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी बढ़ती जा रही है एक लेवल तक, कहाँ तक, 400 तक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद व्हेन इनकम इज
400 करोड़ इट इज़ इक्वल टू इट, जब हमारी ये 400 करोड़ थी हमारी इनकम, तब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड थी वो उसके बराबर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब हमारी इनकम 400 से ज़्यादा हो गई, तो आफ्टर दिस एडी इज लेस देन इनकम, दिस इज बिकॉज एट हायर लेवल ऑफ इनकम द मोस्ट नीड्स ऑफ पीपल गेट सेटिस्फाइड एंड दे बिगेन टू सेव सम पार्ट्स ऑफ इनकम। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पार्ट जो है इनकम का वो सेव करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले हमने डिमांड शेड्यूल के थ्रू हम समझा कि किस तरह से जो इनकम है उसके साथ साथ हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है और एक टाइम बाद हम सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी डिमांड शेड्यूल के थ्रू हमने क्या बनाया, ये ग्राफ बनाया, जिससे हमें पता चलता है कि जब वो इनकम होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, बट कंजप्शन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो इनकम लेवल होता है और जो आपका एग्रीगेट डिमांड होती है वो एक पॉइंट पे आके दोनों इक्वल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आफ्टर दैट पॉइंट जो हमारे एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ती है, पर इतनी नहीं बढ़ती जितनी हमारी क्या बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। यानी कि ये देखो, एग्रीगेट डिमांड और हमारी इनकम में डिफरेंस है, जो ये डिफरेंस है वो क्या है हमारा, वो पार्ट है हमारा सेविंग का। यानी कि एक टाइम बाद हमारी सारी नीड्स पूरी होने लग जाती है तो हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और किस तरह से जो है एग्रीगेट डिमांड ग्राफ बनाया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।